Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए बेटा, जर्नल के चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में, उसके बाद बैड डेट्स एंड बैड डेट रिकवर्ड के बारे में, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। तो लीजिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग एंट्री के बारे में बताता हूं कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सपोज बेटा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं पिछले साल के, मान लिया 31/3/2016 के जो बैलेंसेज हैं, इसको 2016 के जो बैलेंसेज हैं एसेट्स के, वो हमारे पास दिए हुए हैं। कैश बैलेंस ऑफ ₹80,000, बैंक बैलेंस ऑफ ₹20,000, डेटर्स 30,000 के, बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 के एंड बिल्डिंग ऑफ ₹1,20,000। इसी प्रकार हमें लाइबिलिटीज के बैलेंस भी दिए मिलेंगे, ये भी ओपनिंग है दोनों ही। सपोज क्रेडिटर्स हमारे को दिए हुए हैं 40,000 के, बिल्स पेबल्स हमें दिए हुए हैं ₹10,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं ₹8,000 के। अब देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो वी कैन इजीली पास द जर्नल एंट्री थ्रू गिवन ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग एसेट है तो एसेट डेबिट होती है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹80,000, बैंक अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट बाय ₹30,000, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000 एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय ₹1,20,000। लाइबिलिटी क्रेडिटर्स में आ जाएंगी। टू क्रेडिटर्स ₹40,000, टू बिल्स पेबल्स रुपीज़, मैं इसको 12,000 कर देता हूँ, ₹12,000, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹8,000। अब देखिए बेटा, डेबिट साइड का जो टोटल है 1,50,000, 2,70,000 रुपये बनता है। कितना बनता है? 2,70,000। लेकिन क्रेडिट साइड में केवल 60,000 ही है। जबकि कोई भी जर्नल एंट्री पूरी कब होती है? जब उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हो। तो इसका मतलब यहाँ 2,10,000 का गैप है दोनों में। तो 2,10,000 का जो डिफरेंस है बेटा, अब आप देखो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल्स दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो ये इतना बड़ा अमाउंट किसका हो सकता है? तो ये इतना बड़ा जो अमाउंट है ये किसका मिलेगा? टू कैपिटल अकाउंट। इसके आगे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो कैपिटल अकाउंट आया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ऐसे ही एसेट में कई बार क्या होता है बेटा, मान लिया ये कैपिटल आपको दी हुई है यहाँ, और ये दी हुई है 2,80,000। ये कैपिटल आपको कितनी दी हुई है? 2,80,000। मैं कहता हूँ ये दी हुई है। अब अगर ये 2,80,000 दी हुई है तो 2,80,000 तो कैपिटल हो गई और ये 60,000 हो गया।
तो टोटल बैलेंस टोटल कितना हो गया यहाँ का, 280 और 60 कितना हो गया बेटा, 3,50,000। तो ये 3,50,000 हो गया, और जबकि ये है 2,70,000। तो अब यहाँ पर 80,000 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई। तो बेटा 80,000 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, लेकिन हम डेबिट साइड में तो एसेट्स हैं। अब बताओ जो बैलेंसिंग फिगर है 80,000, इसको हम क्या माने, कैश भी दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है, डेटर भी दिया हुआ है, बीआर भी दिया हुआ है, बिल्डिंग भी दी हुई है। तो हम इसको प्लांट एंड मशीनरी माने, या इसको हम फर्नीचर माने, या इसको हम इन्वेस्टमेंट माने, क्या माने। इसलिए जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको मानना मुश्किल है, लेकिन हम इस 80,000 को क्या मान लेंगे, गुडविल। इसको क्या मान लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये जो 80,000 है ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हमने क्या मान लिया, गुडविल अकाउंट। इस प्रकार आपको ओपनिंग एंट्री कंप्लीट करनी है बेटा। तो ओपनिंग एंट्री जब आप करोगे तो ये बात ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो गुडविल है, और क्रेडिट में, कई बार क्रेडिट में क्या होता है कि आपको कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो बैलेंसिंग फिगर बिल्स पेबल हो सकता है। अगर ये तीनों नहीं दिए हुए हैं तो क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है ना। अगर 1 2 ये 3 दिए हुए हैं तो ये तो बिल्स पेबल हो सकता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में गिनी चुनी चीज़ें हैं, लेकिन एसेट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम बैलेंसिंग फिगर को गुडविल लिख देते हैं। तो ऐसे आपने जो है करना है। इसके बाद बेटा अगला जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैड डेट्स। बैड डेट्स ये आपको अच्छे से समझाया हुआ है मैंने कि बैड डेट्स का जो सीधा रिलेशन है वो डेटर्स के साथ है। किसके साथ है, डेटर्स। सपोज हमारे जो डेटर्स हैं वो 80,000 के, कितने के हैं, 80,000 के। जो डेटर्स हैं बेटा वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होते हैं गुड, दूसरे होते हैं डाउटफुल, और तीसरे होते हैं बैड डेट्स। ये होते हैं 100% रिकवरेबल, ये 50-50 चांस होते हैं इनके, मे बी और मे नॉट बी रिकवरेबल, और ये क्या होते हैं, 100% ई रिकवरेबल होते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स बेटा इसका सीधा इम्पैक्ट डेटर पे जाता है। पिता पुत्र, इनको बच्चों को समझाने के लिए मैं कहा करता हूं कि पिता पुत्र हैं। डेटर कौन होता है, जिसने हमारे पैसे देने हैं और उसने हमारे पैसे मार लिए। क्योंकि बेटे हमारा पैसा कौन मार सकता है, जिससे हमें लेना है। अगर हमें किसी से पैसे लेने नहीं है तो वो हमारे पैसे मार कैसे लेगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि बैड डेट कौन हो सकता है, बैड डेट से पहले उसका डेटर होना जरूरी है। तो डेटर और बैड डेट मैं बच्चों को समझाने के लिए बताया करता हूं कि पिता पुत्र हैं। अगर डेटर है तो बैड डेट होंगे, अगर बैड डेट है तो इसका मतलब डेटर्स पक्का है, क्योंकि पहले कोई भी पार्टी डेटर बनती है फिर बैड डेट होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो डेटर तो है नहीं और बैड डेट बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए ये आपने बातें ध्यान रखनी है। सपोज अब मैं कहता हूं कि भाई रिटर्न ऑफ ₹5,000 एज बैड डेट्स, 5,000 रुपए बैड डेट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ होने का मतलब है बैड डेट हो गए। अब जैसे डेटर्स हैं 80,000 के, वर्ड डेटर्स जो है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटर्स इन ए फर्म। इसमें राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। उनमें से एक ऐसा डेटर है जिससे हमें 5,000 रुपए लेने थे और उसने हमारे पैसे मार लिए। अब पैसे उसने मार लिए तो ये 80,000 लेने थे लोगों से, 5,000 वाले ने हमारे पैसे मार लिए, तो अब ये कितने रह गए, 75,000। तो जो डेटर है बेटा वो एसेट होती है। क्या होती है, एसेट। एसेट क्या होती है, डेबिट। प्लस होगी तो डेबिट और माइनस होगी तो क्रेडिट। तो इस प्रोसेस में डेटर क्या हुए हैं, माइनस। माइनस है तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। दूसरी बात, जो बैड डेट हुए हैं, बैड डेट क्या है भाई, बैड डेट क्या है, ये बिजनेस के लिए लॉस है। अब लॉस को नॉमिनल अकाउंट का रूल है, क्या करते हैं, डेबिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, जर्नल एंट्री हमारी बनी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू
डेटर्स पर्सनल अकाउंट। डेटर्स पर्सनल अकाउंट मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि डेटर का नाम नहीं दिया हुआ है हमारे पास। When particular name of debtor is given in the statement, so then you have to write the name of debtor instead of debtor's personal account। तो आप उस डेटर का नाम लिखोगे। यहाँ कितने से एंट्री होनी है, ये 5000 से, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे नरेशन में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट हो गए। बच्चे क्या करते हैं, बैड डेट डेबिट टू कैश लिखेंगे। अरे कैश कहाँ, कैश तो आया ही नहीं है। ये बैड डेट और डेटर्स का मसला है। अब बैड डेट की एंट्री आपको कई तरीके से मिल जाती है। जैसे एक तरीके से तो ये मिल गई, दूसरा आपको तरीका क्या मिलेगा, एक कस्टमर नेम्ड अनिल owed us ₹40,000। owed us बेटा क्या है, दो वर्ड मिलेंगे आपको, क्या, owed us, एक मिलेगा owed to, ठीक है ना। owed us का मतलब क्या है, owed us का मतलब है हमारे देने हैं, और owed to का मतलब है हमें देने हैं, हमें देने हैं। यानी हमारे देने का मतलब इसको क्या कहेंगे हम, लेने हैं, और ये क्या है, देने हैं। समझ लें इस बात को। owed us ₹40,000, उसने हमारे 40,000 रुपये देने हैं। ए कस्टमर नेम्ड अनिल owed us ₹40,000 डिक्लेयर्ड इंसोल्वेंट, दिवालिया हो गया, एंड ओनली 40.40 पैसे इन ए रूपी कुड रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उससे रुपए में से केवल 40 पैसे ही कवर हो पाए। अब देखो, रुपए में से 40 पैसे तो मिले हैं, यानी 40%, 16,000, 40,000 रुपये हमने उससे लेने थे, तो 16,000 रुपये तो मिल गए हमें। तो ये एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, कितने से, 16,000 से। फिर दूसरी एंट्री क्या बनी, बैड डेट कितने हो गए, ये हो जाएगी बैड डेट्स डेबिट, कितने बैड डेट हुए, 24,000, और डेटर का नाम क्या है, टू अनिल, ये 24,000 से हो जाएगी। ये दो एंट्रियां हैं, तो बुक में आपको दो की बजाय एक एंट्री मिलेगी। क्या एंट्री मिलेगी, बैड डेट, क्या एंट्री मिलेगी, पहली एंट्री में डेबिट कौन है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000। दूसरी एंट्री में डेबिट कौन है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 24,000। ये भी अनिल है, ये भी अनिल है, तो अनिल यहाँ एक बार ही लिखेंगे, टू अनिल। 24 और 16 कितने हो गए, 40,000। इस प्रकार से आपको बैड डेट्स की एंट्री कर देनी है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और दोनों की जगह ये एक एंट्री कर देंगे हम। इस प्रकार से आपको बैड डेट्स की एंट्री करनी है। अब बैड डेट्स के साथ देखिए, कई बार क्या होता है कि ₹10,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन ए प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। 10,000 रुपये पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे। अब बैड डेट्स हो गए थे, लेकिन अब वो पैसा आ गया। कई बार मरा हुआ पैसा भी आ जाता है, हम मान लेते हैं कि ये नहीं आएगा, और वो आ जाता है। तो जब आएगा तो नेचुरल है कि हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000। अब जब ये पैसा बैड डेट हुआ था तो हमने बैड डेट को क्या किया था, डेबिट। लेकिन जब ये पैसा आ जाएगा तो बैड डेट माइनस हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बैड डेट क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
टू बैड डेट्स, बस इसके आगे एक वर्ड लिख देंगे रिकवर्ड अकाउंट 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स, बैड डेट से कैश रिकवर हुआ। तो ये था बेटा आपका जर्नल ट्रीटमेंट, जो जर्नल में करना है आपको बैड डेट्स का, इस प्रकार से करना है। उसके बाद बेटा अगला देखिए आपका टॉपिक क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा मैं अभी बताता हूं आपको कि भाई ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू तो है पर पे नहीं किया। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको अच्छे से बताया हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको अच्छे से बताया हुआ है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10,000, तो सैलरी बेटे खर्चा होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट होना होता है 10,000। अगर हम इसको नगद दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम नगद देते हैं तो टू कैश अकाउंट आएगा, लेकिन नगद तो देनी है, अभी देनी है, तो इसका मतलब है ये क्या बन गई, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट बाय ₹10,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये इसकी नरेशन बनेगी। और जरूरी नहीं है बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, कोई भी खर्चा है, वेजिज आउटस्टैंडिंग, मान लिया हम ये कह दें कि सैलरी की जगह ये कह दिया कि भाई वेजिज आउटस्टैंडिंग ₹10,000, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे वेजिज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजिज अकाउंट बाय ₹10,000, ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे। अब देखिए आउटस्टैंडिंग के बाद आपको एक एंट्री इसी से रिलेटेड और मिल सकती है, क्या कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹10,000, 10,000 रुपये। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो प्लस होगी क्रेडिट और माइनस होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट कर दी, 10,000 दे दिए, तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगी, डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹10,000। नरेशन क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, यानी जो लाइबिलिटी थी, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है देनी है, तो कभी तो हम देंगे उसको, ये तो है नहीं किसी ने हमारे यहाँ काम किया है हमने उसकी सैलरी देनी है। अब ड्यू तो हो चुकी है, क्योंकि ड्यू हुई है तभी तो सैलरी को डेबिट किया है। ड्यू होते ही, ड्यू का मतलब है उसने हमारे पास 1 महीना नौकरी कर दी, नौकरी कर दी तो उसने पैसे लेने हैं, हमने उसको ड्यू कर दिया। बताया था आपको, जब उसमें जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्यू करते थे तो कैपिटल में से माइनस कर देते थे, लेकिन कैश में से माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई, तब तक ये लाइबिलिटी में रहेगी, और जब लाइबिलिटी की हम पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी यानी माइनस हो जाएगी और कैश हमारी पॉकेट से चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा, आउटस्टैंडिंग वेजेज भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है बेटा। उसके बाद आइए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में कोई हमने एक्सपेंस पे कर दिया, व्हेन एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस तो देन नो एक्सपेंस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। सपोज प्रीपेड रेंट ₹4,000, प्रीपेड रेंट
₹4,000। जो 4,000 रुपये रेंट है वो एडवांस पे कर दिया। अब देखो, जैसे मैं बच्चों को समझाने के लिए कहा करता हूं कि हमने मान लिया मोबाइल का रिचार्ज कूपन खरीदा, वो 500 रुपये का है। जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो क्या है, एसेट है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस है, हमने 1 महीने का किराया एडवांस दे दिया तो 1 महीने तक वो हमारी एसेट रहेगा। तो हमारी एसेट है, तो जर्नल एंट्री एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां क्या करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे, देखो रेंट, रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। लेकिन हमने एडवांस में एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 4,000। यहां लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस, ये नरेशन बन जाएगी। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भी सैलरी पेड इन एडवांस ₹20,000, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट बाय ₹20,000। नरेशन क्या लिखेंगे, सैलरी पेड इन एडवांस। ये इस प्रकार से आपको प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करना है स्टूडेंट। इसके बाद आइए प्रीपेड एक्सपेंस के बाद हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये बिजनेस है। सपोज बिजनेस में 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं, मिस्टर राम के। तो मिस्टर राम बिजनेस को कहता है कि भाई मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो मुझे 50 लाख पे ब्याज चाहिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन, ये 50 लाख क्या है, कैपिटल है। तो पूंजी पर ब्याज बिजनेस देता है और बिजनेसमैन लेता है। तो हम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, द गणेश ट्रेडिंग कंपनी जो है हमारे बिजनेस का नाम है। तो हम क्या हैं बेटा, यहां हम बिजनेस हैं, अपने आप को बिजनेस मानना है, राम नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कह रहे हैं कि भाई पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पूंजी पर ब्याज दिया 10%। अब 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, नुकसान। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय ₹5 लाख। अब देखो बिजनेस और बिजनेसमैन, अब देखो बिजनेसमैन को जो बिजनेस देता है, बताया था मैंने आपको कि भाई बिजनेसमैन की पॉकेट क्या है, कैपिटल अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था कि बिजनेसमैन को अगर कुछ देते हैं तो प्लस कर देते हैं इस अकाउंट को, और लेते हैं उससे तो इस अकाउंट को क्या करते हैं, माइनस। तो ये ब्याज बिजनेसमैन को देने उसके घर नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसा। तो उसका अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय ₹5 लाख। यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ₹50 लाख। 50 लाख पे ब्याज दे दिया। अब इसी के साथ देखो आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस, ये तो बिजनेस ने 50 लाख लिए हुए है, और ड्राइंग क्या होता है, मान लिया बिजनेस से राम ने पैसा ले लिया तो वो ड्राइंग है। अब बिजनेस कहता है कि जब तू अपने पैसे पे ब्याज लेता है भाई, तो हमारे पैसे पे ब्याज दे। तो राम कहता है कोई बात नहीं भी, मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए हुए हैं। 2 लाख कैसे लिए हुए हैं, ड्राइंग के रूप में। ड्राइंग किसको कहते हैं, व्हेन बिजनेसमैन विड्रू सम कैश और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल अफेयर्स, तो देन ट्रांजेक्शन इज नोन एज, देन जो है टर्म इज नोन एज ड्राइंग। उसको क्या बोलते हैं, टर्म को ड्राइंग बोलते हैं।
तो मान लिया राम ने 2 लाख रुपए लिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बिजनेस कहता है कि भाई हमें भी ब्याज चाहिए, और सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट भी 10% है। वो कहता है कोई बात नहीं, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए फायदा है, क्योंकि बिजनेस को मिलेगा, राम पे करेगा। अब ऐसे ही राम से लेने जो है घर नहीं आएगा, राम को देने आने की जरूरत नहीं है। राम ने 2 लाख रुपए ड्रॉइंग किया था, कितना ड्रॉइंग किया था, 2 लाख, और उसमें 20,000 ब्याज और जोड़ देंगे। तो ड्रॉइंग क्या होता है बेटा, डेबिट, प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस के लिए फायदा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, और ये डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। बस कैपिटल पे ब्याज कैपिटल में जुड़ जाएगा और ड्रॉइंग पे ब्याज ड्रॉइंग में जुड़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ में आ रही है बात बेटा या नहीं आ रही है? देखो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हुई है। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगला जो हमारा रहेगा डिस्कशन वो किस पे है, वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस पे। किस पे है, इंस्टॉलेशन चार्जेस। बेटा इंस्टॉलेशन चार्जेस होते क्या है, जब हमने कोई एसेट खरीदी, मान लिया कोई आटा चक्की के लिए कोई बड़ा प्लांट या कोई और शुगर मिल के लिए प्लांट लगाया, हम सारी जो मशीनरी है वो खरीद के ले आए, तो क्या वो मशीनरी हम ले आए, ले आकर के रख दी, अपने आप चल जाएगी? नहीं, उसको इंस्टॉल करना होता है। छोटे छोटे भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लिया कोई वॉशिंग मशीन लेके आए हैं तो उसको भी इंस्टॉल करना होता है। उससे रिलेटेड जितना भी उसके इंस्टॉलेशन पे चार्जेज आता है वो उसको मतलब स्थापना पे खर्चे, यानी वो वर्किंग कंडीशन में आने पे जो खर्चा होता है। अब जैसे सपोज ए मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹2 lakh and paid ₹20,000 on its इंस्टॉलेशन। उसके इंस्टॉलेशन पे हमने 20,000 रुपये लगाए। अब 20,000 रुपये लगाए इंस्टॉलेशन पे, तो जर्नल एंट्री देखो, इंस्टॉलेशन हमेशा, अब वो बिल्डिंग जो है हमें, सॉरी वो मशीन हमें 2,20,000 में पड़ गई, तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेज अलग से नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि मशीनरी की कीमत में ही जोड़ दिए जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 2,20,000 से। टू कैश अकाउंट कितने से हो जाएगा, 2,20,000 से। नरेशन में लिखेंगे कैश मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹20,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस का जो जिक्र है बेटा वो किस में करेंगे, वो नरेशन में करेंगे। और इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल्डिंग और मशीनरी दोनों से रिलेटेड है। सपोज एक बिल्डिंग खरीदी, एक बिल्डिंग की बात करते हैं हम, कोई बिल्डिंग बनाई भाई, आपसे कोई पूछे कि यार ये बिल्डिंग कितने में बनी है, ये आपको कितने में पड़ी है, तो आप ये थोड़ा कहोगे कि ब्रिक्स इतने की लगी, सीमेंट इतने का लगा, ठीक है ना, रेत और बजरी इतने लगे, आयरन मटेरियल इतना लगा, वुडन मटेरियल इतना लगा, लेबर इतनी लगी, गिनवाने लग जाओगे आप। ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें गिनवा करके आप सिर्फ एक ही एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई ये बिल्डिंग हमें 20 लाख रुपए में पड़ी है, यहाँ लिखेंगे कैश बिल्डिंग परचेस्ड। सपोज कोई मशीन खरीदी, मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹5 lakh एंड पेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹80,000 एंड कैरेज भाड़ा भी दिया, कितना, 20,000। तो ये 1 लाख रुपया मशीनरी की कीमत में जुड़ जाएगा। 5 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 6 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹6 lakh। ये चीज ये ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है रिपेयर का। किसका है बेटा, रिपेयर का। अब रिपेयर दो प्रकार की होती है, एक होती है माइनर और एक होती है मेजर। एक होती है माइनर
एक होती है मेजर। माइनर का मतलब क्या है, जैसे बेटा मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि एक बाइक खरीदी आपने 20,000 की, और उस पर हमने 20,000 की बाइक खरीद के उसको हमने 500 रुपये में रिपेयर करा लिया। तो 500 में रिपेयर कराने से क्या उस बाइक की कीमत चेंज हो गई? नहीं। लेकिन अगर हम उस बाइक की मेजर रिपेयर करवाते हैं, 20,000 की बाइक ली, 10,000 उसकी रिपेयर पे लगा दिए, तो उससे बाइक की कीमत में चेंज आया। तो अगर मान लिया यहाँ पर क्या है, रिपेयर चार्जेस ₹500 हैं, और यहाँ पर रिपेयर चार्जेस ₹10,000 हैं, तो ध्यान रहे कि ये क्या होगा, यहाँ होगा मोटर बाइक डेबिट। 20,000 प्लस कितना आ गया, 30,000, टू कैश अकाउंट 30,000। तो ये मोटर बाइक की कीमत में शामिल हो जाएंगे। और ये रिपेयर चार्जेस क्या रहेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 500 किस में जाएंगे, रिपेयर में। लेकिन अब रिपेयर पे भी मैं बात करता हूं, माइनर तो है, लेकिन माइनर में क्या है, माइनर में भी दो हैं। एक इमीडिएट रिपेयर होती है, मान लिया ए मोटर बाइक परचेज फॉर ₹20,000 एंड पेड ₹5,000 फॉर इट्स इमीडिएट रिपेयर। भाई जैसे ही हमने उसको 20,000 की खरीदा, तुरंत उस पर 500 रुपये लगाने पड़ गए। अगर रिपेयर इमीडिएट है तो फिर वो बाइक की कीमत में फिर क्या होगा, मोटर बाइक डेबिट टू कैश 20,500 हम कहेंगे ये मोटर बाइक। हमें कहने का मतलब ये है, अगर कोई पुरानी मशीन खरीदते हैं या मोटर बाइक खरीदते हैं, तुरंत अगर हम उस पर कुछ, तुरंत इमीडिएट अगर हम उस पर कुछ खर्चते हैं, तो वो पैसा रिपेयर में ना आकर के उस मोटर बाइक में ही शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने बाद हम उस पर रिपेयर करवा रहे हैं उसकी, तो 6 महीने बाद अगर देखो, अगर तुरंत रिपेयर करवाते हैं, चाहे माइनर है चाहे मेजर है, वो दोनों ही उस बाइक में शामिल हो जाएंगी। लेकिन अगर हम कुछ टाइम के बाद रिपेयर करवाते हैं, तो फिर अगर मेजर रिपेयर है तो उसकी वैल्यू मशीन के अंदर वो डेबिट हो जाएगी, और अगर माइनर रिपेयर है तो अलग से रिपेयर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये था बेटे इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो आज का हमारा लेक्चर जो है जर्नल का, उसका मैं यहीं एंड करता हूँ, और जल्दी ही हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर भी आपको डिलीवर करेंगे। थैंक यू वेरी much।